चुके हैं दैनिक दुनिया समाचार। मैं हूं आपके साथ अभिनव सिंह। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब नतीजों का इंतजार है। 4 मई की तारीख ये तय करेगी कि किस राज्य में किस पार्टी की सत्ता पर वापसी हो रही है, कौन सत्ता पर काबिज होगा और किसके हाथों से सत्ता खिंचती हुई दिखाई देगी। लेकिन एग्जिट पोल्स ने एक बार फिर से सियासी गलियारों में एक नई हलचल को जन्म दिया है। एग्जिट पोल्स पर भी चर्चा करेंगे और 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल की हुई कि पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कौन काबिज होगा। क्या पहली बार भारतीय जनता पार्टी बंगाल की सत्ता पर अपना कमल खिलाने में कामयाब होगी या फिर दीदी का राज बंगाल में जारी रहेगा। इस विषय पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव के एग्जिट पोल हमारे सबके सामने आ चुके हैं। तमाम अलग अलग एजेंसियों ने अपने सर्वे में, अपने एग्जिट पोल में अलग अलग पार्टियों को बहुमत दिखाई है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात असम की करेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार वापस सत्ता पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। हेमंत बिस्व शर्मा वहां के जो सीएम हैं, उन पर असम की जनता ने भरोसा जताया है। उनकी सरकार पूरे बहुमत के साथ वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात करें पुडुचेरी की, तो वहां पर एनडीए के नेतृत्व वाला जो अलायंस था वो सत्ता पर आ सकता है। पुडुचेरी में भी एनडीए का अलायंस सत्ता में काबिज होता हुआ दिखाई दे रहा है। केरल की बात करें तो वहां पर कांग्रेस के लिए एक राहत वाली खबर अब तक एग्जिट पोल्स में जो सामने आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस केरल में सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। कांग्रेस को इस बार केरल में बढ़त देखी जा रही है। तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर स्टालिन का दबदबा अभी भी देखा जा रहा है। तमिलनाडु की सत्ता पर स्टालिन का जलवा बरकरार रहेगा। वो फिर से एक बार अपनी पार्टी की सरकार बनाने में वहां पर कामयाब होंगे। वुमेन रिजर्वेशन बिल और परसीमन का जो मुद्दा हाल ही में केंद्र सरकार लेके आई, ऐसा माना जा रहा है कि उसको लेकर स्टालिन ने वहां पर मतदाताओं को आकर्षित करने का काम किया और एक तमिलनाडु में मुद्दा चला कि तमिलनाडु को लेकर केंद्र सरकार की नीयत ठीक नहीं है और स्टालिन ने उसको भुनाने का प्रयास किया, जिसके चलते तमिलनाडु की जो जनता थी उसने स्टालिन के पक्ष में मतदान किया। लेकिन अब चर्चा करेंगे हम बंगाल की। अब तक करीब 6 से 8 एजेंसियों के जो एग्जिट पोल हैं वो सामने आ चुके हैं। अधिकांश एग्जिट पोल में बंगाल में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कमल खिलने जा रहा है। सभी का ये दावा है, चाहे आप टुडे चाणक्य की बात करें या अन्य एग्जिट पोल की बात करें, तो सभी में वहां पर भारतीय जनता पार्टी को एज दिखाई दे रहा है। वहां पर बंगाल की सत्ता में कमल खिल सकता है, इस बात के आसार एग्जिट पोल्स में नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में बंगाल से ममता बनर्जी की अब विदाई तय है? क्या बंगाल में टीएमसी इस बार बुरी तरह से चुनाव हारने जा रही है? ये अपने आप में एक गंभीर सवाल है। जो एग्जिट पोल सामने आए जहां पे भाजपा की सरकार बन रही है बंगाल में, उनमें भी बड़ा डिफरेंस है। कई एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी को 200 सीटें दिखाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी 200 सीट भी जीत सकती है, लेकिन कुछ एग्जिट पोल में टीएमसी को भी 140 सीटों तक पहुंचाया जा रहा है। तो क्या कांटे की टक्कर इस बार बंगाल में थी? बंगाल में क्या हुआ? इन सब विषयों पर हम और खुल के चर्चा करेंगे। दरअसल जो बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हुई, 153 सीटों पर जो मतदान पहले चरण में हुआ, उस दौरान एक लहर थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस बार बंगाल से टीएमसी की विदाई तय है। ममता बनर्जी लगातार कैंपेन करती रही। अकेले एक तरफ ममता बनर्जी थी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की पूरी सेना थी। प्रधानमंत्री मोदी की तमाम रैलियां थी, गृह मंत्री का रोड शो था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तमाम जनसभाएं थी। इसके अलावा केंद्रीय एजेंसियों की इस बार बंगाल चुनाव में जबरदस्त भूमिका देखी गई। सीआरपीएफ वहां 3 महीने पहले से तैनात है सीआरपीएफ, और 3 महीने बाद, चुनाव के 3 महीने बाद तक सीआरपीएफ तैनात रहेगी। इसके अलावा ईडी, सीबीआई समय समय पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बंगाल में सक्रिय रहती है, कहीं छापेमारी करती, कहीं कुछ करती। कुल मिला के कहने का आशय ये है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी से चोटी तक जोर लगा दिया, क्योंकि भाजपा का ये एक सपना है कि वो बंगाल फतेह करे। बंगाल की लड़ाई आज की नहीं, बहुत पुरानी है। तमाम राजाओं से लेके तमाम शासकों के लिए बंगाल जीतना हमेशा एक चुनौती थी। और बंगाल की सत्ता पर जब ममता बनर्जी काबिज हुई तो उन्होंने जिस तरह से वहां पे उस जमाने में लेफ्ट को हरा के और इन सबको हरा के जब वो सत्ता पे आई, तब से फिर वो सत्ता से हटी नहीं। लगातार 3 बार से ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता पर काबिज हैं। ममता बनर्जी के प्रति बंगाल की जनता का अटूट विश्वास पिछले 3 विधानसभा चुनावों से देखा जा रहा है। और पिछले चुनाव की यदि बात करें तब भी एक
लहर थी एग्जिट पोल तब भी यही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बनाने जा रही है बंगाल में 200 सीटों का अनुमान तब भी एग्जिट पोल लगा रहे थे। तब ममता बनर्जी के चोट भी लगी थी। आपको याद होगा कि उन्होंने व्हील चेयर पर प्रचार किया। प्रधानमंत्री ने मंच से ये बात कही थी कि 2 मई दीदी गई, लेकिन 2 मई आई और दीदी की वापस सत्ता पर वापसी हुई। तो इस बार 4 मई को क्या होगा? 4 मई को भी क्या दीदी सत्ता पर वापसी करेंगी या फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में वहां कामयाब होगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा मेहनत बंगाल में की है और इतनी ज्यादा वोटिंग के भी क्या मायने थे, क्योंकि बंगाल का जो मैंडेट आएगा, जो बंगाल में जनता अपना फैसला सुनाएगी, ये किसी भी तरह से अब तक का सबसे बड़ा जनमत निर्णय होगा, सबसे बड़ी सरकार होगी। क्योंकि किसी भी इतने आबादी वाले राज्य में, इतनी संख्या वाले राज्य में इतनी अधिक वोटिंग, 100 में से करीब 93 लोगों ने बंगाल की सत्ता को चुना है, तो यकीनन ये वहां की जनमत का फैसला होगा। 100 में से 93 लोग किसी छोटे राज्य में सत्ता को चुन सकते हैं, लेकिन बंगाल जैसे बड़े राज्य में पहली बार ऐसा देखा गया है कि इतनी अधिक वोटिंग हुई। इस वोटिंग के क्या मायने हैं? ये अधिक वोटिंग किसके लिए गई? ऐसा माना जाता है कि जब कभी बहुत अधिक वोटिंग हो तो वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से और खासकर एसआईआर के बाद से ये ट्रेंड बदला है। आप याद कीजिए, बिहार विधानसभा चुनाव बहुत अधिक वोटिंग हुई, वहां पे ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन जब नतीजे आए तो सबने देखा कि नीतीश कुमार के पक्ष में वो मतदान गया, प्रो इनकम्बेंसी वहां पे साबित हुई। तो अधिक वोटिंग एंटी इनकम्बेंसी है या प्रो इनकम्बेंसी है, इस बात को अब स्पष्ट रूप से कोई नहीं बता सकता है। अब इससे पहले ये होता था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर माना जाता था जब अधिक वोटिंग हो, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से ये ट्रेंड बदला है। बिहार में हम लोगों ने देखा किस तरह से वहां पर सरकार को रिपीट करने के लिए अधिकांश वोटिंग हुई, लेकिन दिल्ली में सरकार बदलने के लिए वोटिंग हुई, वहां पर केजरीवाल को हराने के लिए इतनी अधिक वोटिंग हुई। तो हर राज्य की, हर स्थिति की और हर समीकरण के अनुसार अलग अलग तरीके से इसको विश्लेषण किया जा सकता है इसका, और इस पे चर्चा की जा सकती है। लेकिन हम वापस आते हैं बंगाल पे कि बंगाल में इस बार क्या होगा। दरअसल जो पहला चरण हुआ 23 अप्रैल को 153 सीटों पे जो वोटिंग हुई, उस दौरान ऐसा माना गया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले चरण जो है वो बहुत मजबूत रहा, क्योंकि ये ममता बनर्जी का वैसे भी, ये जिन 153 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुई वहां पे टीएमसी वैसे भी कमजोर रही है। टीएमसी ने अपनी बढ़त दूसरे चरण में बनाई। ये जो दूसरा चरण था, इसमें 143 सीटों पर चुनाव था, जिसमें पिछले असेंबली इलेक्शन में 2021 में जो पिछला विधानसभा चुनाव था, उसमें टीएमसी ने इन 143 सीटों में से 121 सीटें जीती थी। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ केवल 18 सीटें ही हासिल हुई थी इस दूसरे चरण में, जिसमें कल वोटिंग हुई, और 92, 93, 92, 93% वोटिंग दूसरे चरण में भी देखी गई। और ओवरऑल जो वोटिंग हुई बंगाल में दोनों चरण को मिला के, वो करीब 93% तक वोटिंग गई है। दूसरे चरण से बंगाल में टीएमसी को बहुत आस है। पहले चरण में इसमें कोई दो राय नहीं कि पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी को वहां पर एज दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि दूसरे चरण में बंगाल की सत्ता पर कमल खिलेगा। दूसरे चरण की वोटिंग के बाद बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। शुभेंदु अधिकारी भी इसको लेकर कॉन्फिडेंट थे। लेकिन जो दूसरा चरण था, अगर आपने गौर किया होगा, तो बीजेपी नेताओं के एक्सप्रेशन बदले हुए नजर आ रहे थे, और कई जगहों पे देखा गया कहीं उनके प्रत्याशी का विरोध हुआ, कहीं शुभेंदु अधिकारी के सामने नारेबाजी हुई। और ये जो दूसरा चरण था जो कल संपन्न हुआ, इसमें कहीं ना कहीं टीएमसी को एज है। टीएमसी की बढ़त दूसरे चरण में साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। बंगाल चुनाव बिल्कुल भी बिहार की तरह नहीं होगा। यहाँ पे विपक्ष एकदम धराशायी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत मजबूती से ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा। एक अकेली महिला नेता के सामने इतनी बड़ी पार्टी, उसके इतने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, और न जाने कौन कौन इसमें आगे से पीछे से सब लोग लगे हुए थे ममता बनर्जी को हराने के लिए। और ममता बनर्जी हो सकता है 4 मई को हार भी जाए, क्योंकि 3 बार से उनकी सरकार है। कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो वहां पे वैसे भी देखने को मिलता है, और कई बार गुंडा राज और इन सब चीजों को लेके जो बयानबाजी है वो सामने आती है। कभी गृह मंत्री ने कहा कि 4 मई के बाद टीएमसी के गुंडों को लटका दूंगा, इस तरह की बयानबाजी भी हुई। लेकिन भाइयों बहनों, 93% वोटिंग बंगाल में हो गई। वोट सबका गया है, बूथ तक गया है, पड़ गया है। 100 में 93 लोगों की वोटिंग ये बताती है कि जो भी सरकार आएगी वो जनमत की सरकार होगी, अधिकांश से अधिकांश लोगों की चुनी हुई सरकार होगी बंगाल की। लेकिन बंगाल से विपक्ष को बहुत आस है, क्योंकि ममता बनर्जी विपक्ष का वो आखिरी किला है जिनको धराशायी करने में अब तक भारतीय जनता पार्टी नाकामयाब थी। अगर बंगाल भाजपा
जीत जाती है, वहाँ पे कमल खिलाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की देश के लगभग सभी बड़े राज्यों में सरकार होगी। बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमाम जितने बड़े राज्य हैं देश भर के, सभी में बंगाल, सभी में भारतीय जनता पार्टी जो है अपना कमल खिलाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि बंगाल भाजपा के लिए हमेशा से एक बड़ा कह सकते हैं सपना रहा है बंगाल फतेह करने का, और बंगाल के लिए उन्होंने इस बार ताबड़तोड़ मेहनत भी की है, जो कि हम लोगों ने लगातार देखी कि किस तरह से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम मुख्यमंत्री वहां पर लगे हुए थे, तमाम नेता उनके लगे हुए थे, और बंगाल को उन्होंने किसी भी तरह से जीतने के लिए हर संभव प्रयास किए। अगर बंगाल इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो ये वास्तव में उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, जो उनकी एक योजनाएं थी, वो सफल होती हुई दिखाई दे रही, किस तरह से उन्होंने बंगाल में मेहनत की। लेकिन अगर बावजूद इसके बंगाल में इस बार भाजपा चुनाव नहीं जीतती है, वहां पे टीएमसी सत्ता पे एक बार फिर से काबिज होती है, तो यकीन मानिए ममता बनर्जी एक बहुत ही कह सकते हैं सफल नेता के रूप में जानी जाएंगी। वैसे भी ममता बनर्जी की जो कह सकते हैं लीडरशिप है, वो एक कड़े प्रशासक के रूप में देखी जाती है। ममता बनर्जी 3 बार से वहां की सत्ता पर काबिज हैं, और पिछले ही चुनाव में ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी जो है चुनाव हारेंगी, मीडिया में पूरा माहौल था, लेकिन बंगाल में वो ममता बनर्जी भाजपा को हराने में कामयाब हो गई थी। अगर इस बार भी ममता बनर्जी बंगाल में अपनी जो सीट है उसको बचाने में कामयाब हो जाती है, ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता पर जमी रहती हैं, तो ममता बनर्जी देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं में गिनी जाएंगी। ममता बनर्जी ही वो नाम है जिनके सहारे अब तक विपक्ष कह सकते हैं अपने आप को एक दिलासा दिलाता है, भरोसा दिलाता है कि एक राज्य है जहाँ पे बीजेपी अभी जीतने में नाकामयाब हो जाती है, तो वो राज्य कुछ नहीं, वो राज्य बंगाल ही है, जिसके दम पे पूरा इंडियन अलायंस अभी तक कह सकते हैं कि टिका हुआ है, एक साथ एकजुट हो जाता है। क्योंकि 24 के चुनाव में भी आपने देखा कि टीएमसी के कई सांसद बंगाल से चुन के आए, तो कहीं ना कहीं बंगाल का ममता पर भरोसा और ममता और बंगाल का जो आपस में संबंध है वो हर चुनाव में दिखाई देता है। 24 के चुनाव में तो बंगाल में टीएमसी की स्थिति ठीक ठाक थी, कोई बहुत बड़ा अंतर से टीएमसी को वहां पे कोई नुकसान नहीं हुआ, वहां पे उसके कई सांसद जीत के आए। लेकिन क्या वो विश्वास 2026 में जो चुनाव हो रहे हैं अभी बरकरार है? 2 साल बाद भी क्या टीएमसी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? बीजेपी 3 से 77 सीटों पर पहुंची थी 2021 के चुनाव में, और इतनी ही सीटें अभी और बढ़ा लेती है। अगर बीजेपी 77 से और सीटें बढ़ाती है जितनी पिछले विधानसभा चुनाव में बढ़ाई, तो बीजेपी 150 सीटों को क्रॉस कर सकती है, बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सकती है। तो बीजेपी के लिए भी एक कह सकते हैं अग्नि परीक्षा थी बंगाल का चुनाव। चुनाव तो 5 राज्यों में हुए, लेकिन भाइयों बहनों सबसे ज्यादा निगाहें सबकी बंगाल पे टिकी हुई हैं कि बंगाल में क्या होगा। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बंगाल में दूसरे चरण में टीएमसी को बहुत वोट मिला है। वोट शेयर जो है वो आप देखेंगे दोनों पार्टियों का 4-5% के आसपास ही होगा, मतलब दोनों में जो अंतर होगा वोट शेयर का वो 4-5% से अधिक नहीं होगा। बंगाल में पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को वोट प्रतिशत काफी मिला था, बंगाल में बीजेपी की ऐसा नहीं है कि लोगों ने वोट नहीं किया, बंगाल में पिछली बार भी बीजेपी को बहुत वोट हुआ था, लेकिन सीटों में वो तब्दील नहीं हो पाया, सीट उतनी बीजेपी नहीं जीत पाई। इस बार भी बंगाल में वोट शेयर जो है वो बीजेपी को मिला है, ऐसा माना जा रहा है कि पिछली बार से कुछ बढ़ के मिला है। तो क्या वो सीटों में भी कन्वर्ट होगा या केवल वो वोट प्रतिशत बढ़ के ही रह जाएगा, ये देखने वाली बात है। और महिलाओं का जो वोट है इस बार करीब 2% वोट अधिक महिलाओं ने दिया है, तो ये महिलाओं ने भाजपा को दिया है या टीएमसी को दिया है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि टीएमसी के साथ महिला वोट हमेशा से इंटैक्ट रहा है। ममता बनर्जी के लिए महिलाएं वहां पे वोट करती आई हैं, लेकिन इस बार मुद्दे वहां पे अलग थे। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा था, नारी सुरक्षा का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठा रही थी। वहां पे जो जेंजी वोटर है वो बीजेपी की तरफ जाने को आतुर दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि जेंजी जो है वो बीजेपी में वोट करेंगे। महिलाएं जो है वो नारी सुरक्षा और तमाम लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज पे बीजेपी को वोट करेंगी, तो उन्होंने वास्तव में वोट किया। या फिर जो बंगाल में ममता बनर्जी अन्य अन्य स्कीमों के चलते तमाम तरह से जो महिलाओं के अकाउंट में पैसे डाल रही थी, तमाम वहां पे योजनाएं चल रही, हर घर में प्रदेश सरकार का पैसा जा रहा था, वो कामयाब हुआ। क्योंकि आपने देखा कि बिहार में चुनाव से ठीक पहले 10,000 रुपए जो महिलाओं के खाते में दिए गए, उससे बिहार चुनाव पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। तो क्या ये इम्पैक्ट बंगाल चुनाव में भी पड़ेगा? क्या वहां पे प्रदेश सरकार जो स्कीम लेके आई वो कामयाब होगी, या फिर इस बार बंगाल में बीजेपी की प्रचंड लहर है, वहां की आंधी में विपक्ष उड़ जाएगा और बंगाल में टीएमसी बहुत बुरी स्थिति में जाएगी? ये 4 मई की तारीख ही बताएगी जब हमारे आपके सामने नतीजे आएंगे। लेकिन फिलहाल वहां पर कांटे की टक्कर है, और अगर 19-20 में भी देखा जाए तो कहीं से भी टीएमसी
मेरे मुताबिक अब तक टीएमसी कहीं से भी 19-20 में 19 नहीं लग रही है। दूसरे चरण के चुनाव के बाद ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन नतीजे तो 4 मई को ही आएंगे। सबके अपने अपने विश्लेषण हैं। तमाम एग्जिट पोल्स में बीजेपी की प्रचंड लहर दिखाई जा रही है, तमाम एग्जिट पोल्स में टीएमसी को भी आगे बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पहले चरण में तो बीजेपी ने वहां पे सीटें ली, दूसरे चरण में जो है बीजेपी वहां पर कह सकते हैं पिछड़ती हुई नजर आई। और इस बार बंगाल में फिर से एक बार चौथी बार बंगाल की सत्ता पर ममता बनर्जी यानी दीदी की वापसी होगी, और एक मैसेज बंगाल से फिर संपूर्ण विपक्ष को देश भर में जाएगा कि अगर विपक्ष मजबूत है तो भारतीय जनता पार्टी को जीतने में बहुत परेशानी होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।